जाने वालों को कौन रोक सका। जो आया है वो निश्चित रूप से जाएगा। जिसको जाना है मैं किसी को नहीं रोकूंगा। मैं विनीत की तरह काव्यपाठ भी नहीं कर सकता। मैं अपनी बात यहां से प्रारंभ करना चाहूंगा। अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्त। इनमें जो श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है सुषुप्त अवस्था, क्योंकि उसमें आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सच्चा योगी कहा जाता है। ये योगी जो आपके बगल में सो रहा हो, मोह माया त्याग के विनीत चौहान की कविताओं को धिक्कार है। एक आदमी को नहीं गिरा। ये गुलदस्ता उस तक पहुंचा कर मेरी आवाज से आप सही आए, आराम से वैसे बोले। आप दोनों चंद्रमुंड अपना रूम लेकर आप जितनी देर आप बैठना चाहो मैं कुछ देर आपसे बात करूंगा। आपने जो विनीत चौहान की कविता के लिए कहा था, उसके बाद कौन क्या कविता पढ़ सकता, उसने किसी को छोड़ा कविता। इसने साफ युद्ध करवाया था भारत पाकिस्तान में। पहला कवि सम्मेलन था और वो आखिरी भी था। वाघा बॉर्डर पर मेरे संचालन में कवि सम्मेलन हुआ। वहां मैंने मना किया कि ये कविता मत सुना। पाकिस्तान की सेनाओं ने कदम ताल शुरू कर दी, वो कार्यक्रम रोकना पड़ा। आज तक वो कार्यक्रम नहीं हुआ। तो आज तक वो ऐसे दिव्य विनीत चौहान के लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ, अरे यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो उधर खींच रहा है। हाँ, आपको एक अच्छे से खिंचवाओ हो गई। हाँ बैठ जाओ दोस्त। अरे कोई नहीं है, थोड़ी देर 5-7 आप जो विनीत की कविता के लिए मुझे याद दिला रहे थे, वो मैं याद दिलाता हूँ। बहुत प्रसिद्ध रचना है भाई विनीत की। ये भुवनेश्वर की रचना है। ये सत्य घटना पर आधारित है। जब इस देश में सैनिकों का और शहीदों का अपमान हुआ और ये कहा गया कि इन्हें मरने के पैसे दिए जाते, वो भुवनेश्वर का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था। वो कविता 2 पंक्तियां उसकी मैं सुना देता हूँ। शाम को वही मंत्री जी जिन्होंने कहा कि इनको मरने के लाखों रुपए मिलते हैं, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। तो विनीत ने ये समर्पित की, तालियां उसके खाते में जानी चाहिए, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। विनीत ने कहा, लो मैं 20 लाख देता हूं, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे अपने। आप यकीन मानिए वो मंत्री जी बहुत भावुक हो गए और वो मंच पर आए। उसने कहा, विनीत मैं अपने बेटे को लड़ने के लिए फौज में सेना में सीमा पर भेजना चाहता हूँ। विनीत ने कहा, जो प्रॉब्लम क्या है? बोले मेरे कोई बेटा नहीं। बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बोले मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ। ये सारे बाईपास ले जाके मरवा देंगे। भरोसा नहीं है। नेता नियति का पुल्लिंग है। अब मैं थोड़ा प्रारंभ होना चाहता हूँ, कुछ देर आप मुझे भी सुन लें। बैठ जाओ बच्चा, हमारी न मानो बजटवा से पूछो। मैं थोड़ा, मुझे स्टार्ट होने में टाइम लगता है साहब। मैं कहाँ से शुरू होता हूँ, कहाँ तमाम होता हूँ। बहुत बातें की गई। तुम जिस दादागिरी से तालियां बजवा रहे थे, जिस धमकी से तुम तालियां बजवा रहे थे लोगों से साथ, मैं ऐसा कोई आप पर वो नहीं करूंगा। हाँ, नहीं, बहुत आनंद के साथ आप सुनिएगा। ये देश, मैंने कहा पाकिस्तान हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान का जितना वार्षिक बजट है उतने की शशि श्रेया 1 महीने में लिपस्टिक लगा लेती है। मैंने वो सादा ही रहती है। मेरा एक अलग
अलग तरीका है, मैं हर सेंस का व्यक्ति। और ये देश चमत्कारों का मुल्क है साहब। आप बोले तो भारत माता की जय, मैं खुद इसके विरोध में हूँ साहब। अच्छा, भारत माता की जय। अच्छा। भारत माँ नहीं है साहब। माँ को बहकाया जा सकता है, माँ भोली होती है, उसे फुसलाया जा सकता है। भारत माँ नहीं है, भारत बाप है। एक बार मेरे साथ बोलो, भारत बाप की। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। भारत का कोई जवाब है? बहुत सी बातें ऐसे करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। कहा से भारत चमत्कारों का मुल्क है, इस जैसा चमत्कार दुनिया में कहीं नहीं। महिला यहाँ बैठी है, आप लोगों को बहुत प्रणाम करता हूँ। मुझे तो याद है ये गया बाबा जी के पास और बाबा जी से जाकर बोला, अरे बाबा बाबा, घराड़ी बस में नहीं आती, लुगाई बस में नहीं आती। बाबा भागलपुर का था। बोला बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। अरे बोले बाबा कार में नहीं, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। अरे बोला साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अच्छा दोनों में संवाद चलता हूँ, संवाद में आप लोग आनंद लेना उसकी मत। बोले बाबा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लुगाई चीज क्या है, अच्छा, नारी चीज क्या है। बाबा भागलपुर का था। बोला बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। अरे बोले ये पुरुष क्या है? बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बात का आनंद लेना साहब। एक चोटी वाले पे हम लोग कब्जा नहीं करते। शादी क्या है, विवाह क्या है? बाबा बोला बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। पप्पू भाई ध्यान से सुनो। शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती है। अरे बोले बाबा, बाबा जी अभी भी लुगाई को देखता हूं क्या? अभी भी तो अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता है। बात का आनंद लेना था मुझे स्टार्ट करना। बोला अभी भी तो अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता है। बाबा बोला उतना ही प्रेम करता हूँ और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना। और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। पिछले दिनों साहब मारवाड़ी आदमी, भारतीय आदमी कितना भाव है। पिछले दिनों मेरी लुगाई बीमार हो गई और हॉस्पिटल में थी। मुझसे बोली लगता है मैं जिंदा नहीं हूं। पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? मतलब कसम के लिए नहीं जी रही थी। पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं भारतीय पति आदर्शवादी थी। मैंने कहा तुम बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर, तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर। मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। बात कर रहा था। बोले बाबा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। मैंने तो बता दिया, तू बता तू बाबा जी कैसे बना? बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब? बाबा था हरिद्वार ही रहता, कौन सा स्विट्जरलैंड का था। हरिद्वार लेकर गया था, पत्नी ने गंगा स्नान किया। आप जानते हैं गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है। पत्नी जब बाहर निकली गंगा स्नान करके तो अचानक उसे बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति अत्यंत भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है। बाजार गया, बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। बोला किम कारणम रुदनम करोतु वत्स। आवाज चली गई, मैं क्या करूं?
देवदूत बोला, ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन की तरह बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा? थोड़ा बहुत एनर्जी मुझे भी देता रहो। ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा? देवदूत बोला, पगले, अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी को पता चला कि इस बाबा ने, इस जीजा ने हमेशा जीजू को साइलेंट मोड पर ला दिया। साड़ों ने जीजा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया, उसने अदालत में जज साहब से कहा, जज साहब मुझे बचा दो, जज साहब मुझे मार रहे, जज साहब मुझे बचा दो। जज साहब ने कहा, साढ़े तेरे को करेंगे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के साइलेंट मोड पर ला दिया, साढ़े तेरे को करेंगे से अर्जुन के कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। जज साहब ने कहा, तेरी लाइफ को खतरा है। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकर में बंद कर दिया, कल हम खुद इसके बयान लेंगे। आप जो समझ रहे हो वो बात नहीं है साहब। बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं करूंगा। जैसा बोले, एक पुड़िया और है क्या? जरा ताली वाली बजा दीजिए मित्रों। पत्रकार लोग बैठे हैं साहब, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, मैंने प्रयोग किया, सब लोग मंच के लोग जानते हैं, मैं पहला वो व्यक्ति हूँ, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा साहब। मैंने कितने ही बड़े बड़े शो, चाहे कपिल शर्मा शो हो, वाह वाह क्या बात है, कितने ही शोज किए, मैं उनको उपलब्धि नहीं मानता। उपलब्धि ये मानता हूँ कि मेरी पुस्तक हास्यम लास्यम 3 भाषाओं में, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में प्रकाशित हुई और उससे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बधाई। मैं कुछ एक आध जंग में आपको फिर अपनी मैं भावनाओं को विराम दूंगा। मित्रों, मीडिया के लिए आज सबसे ज्यादा कहने की आवश्यकता है। कोई मीडिया के लिए नहीं बोलेगा बप्पू भाई, मीडिया के लोग यहाँ बैठे, आप भी आनंद लेंगे साहब। मैं कहने का साहस करता हूँ जिस तरीके से मैं बात कहता हूँ, क्योंकि कार्य और कारण का संबंध इन लोगों ने तोड़ दिया। जब हमें भूख लगती है तो ये हमें विश्व सुंदरियों की शादी का कवरेज दिखाते हैं, करोड़पतियों की शादी का कवरेज दिखाते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हमें कोको कोला के विज्ञापन दिखाते हैं, और जब हम पहनने को कपड़ा मांगते हैं तो ये सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर पहल छेड़ देते हैं। तब मैं मीडिया के लिए आपको आनंद देना चाहूंगा, एक व्यंग्यकार की भाषा देके मैंने प्रयोग किया है इस मंच पर। काव्येषु नाटकम रम्यम, मेरी कविता में आप लोग नाटकीयता का आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक पत्रकार, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या क्या करता है, पिछले दिनों राजस्थान में एक न्यूज चैनल पर रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्री मूत्रालय से बाहर निकले, वो मंत्रालय लिखना चाह रहा था। कहां तक कैमरा चला गया है। आप आनंद लेना, मुझे ऊर्जा देते रहना। मैं जानता हूं आपकी ऊर्जा बहुत कम हो गई है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार वो इंटरव्यू ले रहा है, और किस तरीके से बोल लेता है, और शुरू में आपका स्वागत है। हाँ, शुरू में आपको भी स्वागत है, और स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल हमारी जनता के लिए आपसे ये, आप पहले हंस लीजिए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मूंछें ऐसी हैं जैसे नाक को अंडरलाइन किया हुआ। तो आप मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, मुझे एनर्जी दे रहे हैं। आप आनंद के साथ सुनिए, मुझे बताते रहे, एक बार तालियां बजा दे यार मेरे साथ। देखिए इसकी मूंछें, देखिए इसकी मूंछें, देखिए सिमेट्री में काटी हुई है। भाभी जी को जब कभी टूथब्रश नहीं मिलती तो मूंछों पे पेस्ट लगा के दांत साफ कर लेती है। क्या मूंछें आप देखिए भाई साहब, क्या बात है, आपकी जो मूंछ है वो 4:40 बजा रही है। क्या मैं प्रणाम करता हूँ, तो मैं कह रहा था वो पत्रकार इंटरव्यू लेता है, उसके इंटरव्यू का आप लोग आनंद दें। शुरू में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल जनता के लिए आपसे ये रहा, वो कितना धार्मिक सवाल करता है। आप मां बनने वाली हैं, आपको सबसे पहले कब और कैसे पता चला कि आप मां बनने वाली? कितना धार्मिक सवाल है। अब जैसे कि अभिनेत्री जवाब देती है वैसे वो
अभी 10 मिनट पहले मुझे आपके न्यूज चैनल से जानकारी। माँ बनना हर औरत का सपना होता है, जाहिर है मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे और अच्छा लगता अगर मेरी शादी हो गई। आपकी शादी, हमने तो सुना था कि आपने नाना ने किसी डॉक्टर से शादी कर दी। जी वो शादी भी मीडिया में ही करवाई थी। सबसे पहले इसका भी ध्यान रखो, सबसे पहले मीडिया ने मेरा कन्यादान किया, उसके बाद मेरी जानकारी के बिना मुझे मां बनाकर इतना मान दिया। देख लेना एक दिन मेरा पिंडदान भी यही करेगा। तो ये जो काम कर रहा है कभी ये साहब, और मैं आपको कहना चाहूंगा भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। भारत चमत्कारों का मुल्क है, यहाँ ऐसे चमत्कार होते रहते हैं साहब। मुझे याद है पिछले दिनों में कुंभ में गया पप्पू भाई, मैंने वहां एक बोर्ड लगा हुआ देखा, यहाँ 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें। आप काफी गंभीर हमारे साथ, मेरे गुरु याद आ रहे हैं मुझे। इतर ताप शतानी यदच्छया वितरतानि सहे चतुरानन। हे ब्रह्मा जी मुझे नरक में डाल देना, लेकिन ऐसे श्रोताओं में मत भेजना जो हास्य की कविता सुनकर हंस नहीं रहे। अब आप मुस्कुराए, जरा तालियां। तो मैं कहना चाह रहा था भारत चमत्कारों का मुल्क है। बोर्ड लगा हुआ था यहाँ 350 साल पुराने बाबा के दर्शन मात्र 10 रुपए। मैंने जिज्ञासा हुई साहब, मैं टिकट लेकर अंदर गया, अंदर जाकर देखा तो ऐसा 40 साल का नौजवान, देखिए सफेद कपड़ों में कैसा आदमी, अगर विधवा होता तो ठीक ऐसा ऐसा एक 40 साल का नौजवान धुनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। अच्छा, जो लोग पप्पू भाई इतना शानदार झूठ बोलते हैं, वो अपने आसपास में एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना और मुड़ा पहने हुए लड़का घूम रहा था। मैंने उस लड़के को बुलाया, भाई साहब आपको इनकी उम्र 350 साल न जाने। वो बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बोले जी 400 साल से तुमसे मैं देख रहा साहब। हिंदुस्तान में, बिहार में कैसे रोक, मैं पिछले दिनों डालस में था, एक घटना आपको बहुत रोचक सुनाना। पिछले दिनों में डालस में था, वहाँ एक एम्प्लॉयमेंट का एक तरीका इजाद किया गया। वहाँ एक एम्प्लॉयमेंट बॉक्स होता है, रोजगार का बक्सा, उसमें आवेदन डाला जाता है, नीचे से रिजल्ट निकलता है, सेलेक्ट रिजल्ट। एक तकनीकी पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए विश्व के समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन जापान ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फार्म ठीक से भरें। अब एक भागलपुर का आदमी बार-बार बोला अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। पट्टे ने फार्म लिया, न फार्म भरा, न हस्ताक्षर किए, न फोटो चिपकाई, न डॉक्यूमेंट लगाए, फार्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला सेलेक्ट। तो सारे लोग पागल, मान मूर्ख मान, तुमको गॉड है, तुमको भगवान है, तुम ये चमत्कार कैसे किया? कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब इंडियन टेक्निक कौन सी है? एक श्रोता का मन चाहता है इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। और कौन सा इंडियन टेक्निक? बोले कोई खास नहीं, फार्म के पीछे 500-500 के नोट लगा दिए। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है साहब, आपको पता है भ्रष्टाचार देवघर से कौन आया था? मैं आपको तिवारी साहब प्रणाम करता हूँ। मुझे उम्मीद है नारायण दत्त तिवारी जी से आपका कोई संबंध नहीं है। के पाए जाते हैं, भांति भांति के तिवारी हैं। मैं जो सुनाना चाहता हूँ आप लोग आनंद ले, भ्रष्टाचार पैदा कहाँ से हुआ। मेरा एक गद्य नाट्य में मेरी पुस्तक से सुनाता हूँ, आप लोग आनंद लीजिएगा। आप लोगों ने मुझे अपने लायक 5-7 मिनट में आपको स्वागत है। ये भ्रष्टाचार
तबले पर थाप मारो तो सारंगी का स्वर निकलता है। ये पैदा हुआ सागर मंथन से। सागर को जब मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले। तुम महाकाल की नगरी से, आप देवघर से, सुनिए भोलेनाथ के मंच पर मैं बोलता हूँ, सागर को जब मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले। धेनु धनु धन्वंतरी अमी अबार विदराज श्री रंभा वारुणी, 14 रत्न निकले। जो 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। सांसद महोदय चले गए हमारे बीच में नहीं, मेरा मतलब वो तो 14 रत्न के 15वां सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। अब संसार का ऐसा खोजने के लिए बैठे, संसार का आप वही है जो सुबह मुझे लेने गए थे, स्कूटी पे लेने गए थे, मैं आपको प्रणाम करना चाहता। संसार का पहला भ्रष्टाचार यहां से प्रारंभ हुआ साहब। सारी अच्छी अच्छी चीजें देता ले उड़े और दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीजें आई, एक जहर, एक शराब, एक भ्रष्टाचार। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास व्यंग विद्रुपता और संगति आपको सौंपता हूं साहब। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से जाकर बोले, ए बोले दारू पर तो हमारा कब्जा है, ये दारू तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। मैं सुनाता हूं, भगवान भोलेनाथ बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। वाह 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 वाह, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार, वो दैत्यों के हिस्से में आया। दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में सांसदों और विधायकों के रूप में। अंतिम 2 व्यंग, एक व्यंग और एक हास्य होली का माहौल है, उसे सुनाकर उससे आप लोग आनंद के साथ घर जाएं। एक व्यंग का और आनंद मित्रों, बेटियों की बहुत बात हुई। मैं खुद बेटी का बहुत सम्मान करता हूं साहब, विशेष रूप से मैं ससुर साहब की बेटी का बहुत, वो भी एक प्रकार की बेटी है। मैं कहना चाहूंगा साहब, एक छोटा सा व्यंग आप सुनिए, हास्यकार की भाषा क्या होती है बेटी के सम्मान में। यहाँ जो बेटियां बैठी है शशि, तुम पहली बार सुनोगी, बहुत ध्यान से सुनने की बात है सर। मेरे श्रोताओं को न्यूनतम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छा, मैं एक बार ट्रेन से दिल्ली जा रहा था, मेरे सामने वाली बर्थ पर एक छोटा और सुखी परिवार बैठा था। छोटा और सुखी परिवार अर्थात एक पति, एक पत्नी और उनके 2 जुड़वा बच्चे। हालांकि भाई साहब, सामान्यतः भारतीय व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसके 2 पत्नियां हों और एक बच्चा। सांस लो। अब बात बहुत बारीक है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। इससे ये अनुमान लगाना सहज था कि वो वास्तव में पति पत्नी ही। उनके स्वभाव के विपरीत उनके दोनों बालक, दोनों जुड़वा बालक एक अद्भुत क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा बड़ी अद्भुत थी। क्रीड़ा ये थी कि एक बालक पिता के मुंह में बिस्किट डाल रहा था, दूसरा निकाल रहा था। मैंने जिज्ञासा पूछा, ये पांडुलिपि आप ही की? बोले निसंदेह ये दोनों मेरे ही बालक, दोनों बालक आपके? बोले नहीं, इनमें एक बालक है और एक बालक। अब पंक्तियां सुनना, शंकराचार्य जी के भाषा को और उनके भाव को एक हास्य कवि किस तरीके से प्रस्तुत करता है। मैंने कौन बालक है और कौन बालिका है? वो कहते हैं, ये जो मेरे मुंह में बिस्किट डाल रहा है ये बालिका है, और जो निकाल रहा है वो विनीत चौहान है। एक व्यंग के बाद वो हास्य रचना
सुनाकर मैं समापन करता हूं साहब। राजनीति किसी की वो नहीं है। राजनीति के बारे में अगर मैं बात कहूं, पिछले दिनों साहब हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य, ये बिल्कुल सही घटना, बीजेपी को 99 गालियां देकर गया साहब, दिल्ली से कांग्रेस का टिकट लाने, और चमत्कार हुआ उसे बीजेपी का ही मिल गया। अब जो भी उसके लोगों को पता लगा तुमने किया क्या, ये जो तुम बीजेपी को 99 गालियां देकर गए हो शिशुपाल की तरह, इसका करे क्या? बोले इसमें कुछ मत करो, किसने जहां जहां कांग्रेस लिखा समझ में आ गई। इतना ही राजनीति का चल रहा। मैं कुछ बात नहीं करना चाहूंगा साहब। राजनीति में नीति, नियम, न्याय और नैतिकता की अपेक्षा करना गणिका के गले में मंगलसूत्र की तरह। एक जन्म सुनाता हूं, एक हास्य सुनाता हूं, उसके बाद अपनी भावनाओं को विराम देता हूं। एक दिन मां पृथ्वी सब मन भाई आपको